आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जिले में विधानसभा निर्वाचन को निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार के दिशा निर्देशन में शासकीय ईवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा में मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पीठासीन अधिकारियों को प्रथम सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ ही ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें मतदान प्रक्रिया, ईवीएम सीलिंग, मॉक पोल, विभिन्न सूचना प्रपत्र आदि की भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा में मतदान अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विश्वदीप ने जायजा लिया। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन से जुड़ी हर प्रक्रिया और प्रपत्र के बारे में गंभीरता से समझकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय परिसर में मतदान अधिकारियों को दिए जा रहे ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का भी निरीक्षण किया। जैसा कि पता है अपने को 17 नवंबर के दिन अपने जिले में चारों विधानसभाओं में वोटिंग होनी है, तो इसके लिए जितने भी प्रशिक्षण मतलब मतदान दल हैं उन सभी की ट्रेनिंग कराई जा रही है। हमारे जिले में 1080 मतदान केंद्र हैं, तो इतने ही मतदान दल भी बनाए गए हैं और साथ में हमने 20% का रिजर्व भी रखा है। तो ये ट्रेनिंग कल से स्टार्ट हुई थी, तो कल सभी पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है और मतदान दल में 4 लोग होते हैं, तो आज जो P1 है उनकी ट्रेनिंग चल रही है और कल P2 और P3 की ट्रेनिंग होगी। विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन जो 4 लोग रहेंगे उस मतदान दल में उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, किस तरीके से निष्पक्ष वोटिंग करानी है, इस बारे में उनको निर्देशित किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के दौरान कोरबा में कोई समस्या न हो और शांतिपूर्ण तरीके से यह दुर्गा उत्सव संपन्न हो, इसको लेकर जिला पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गई है। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। पूजा के दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष चौकसी बरती जा रही है और सभी पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा पुलिस जवानों की जरूरत पड़ती है। भीड़ को संभालने, उपद्रवियों और मंचलों पर पैनी नजर रखने समेत ट्रैफिक व्यवस्था को नॉर्मल रखने के लिए पुलिस को बेहद चौकन्ना रहना पड़ता है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। हमारी समिति पूर्ण रूप से खुद में सक्षम रही है। आज तक यहाँ पे कोई भी 32 वर्षों में आप चाहे गरबा में हो, चाहे दशहरा में हो, चाहे किसी भी भंडारे का कार्यक्रम हो, कभी यहाँ पे परेशानी कभी नहीं गई। पर इस बार चूँकि हमारे जो जितने भी लड़के पिछली बार ड्रेस कोड और परिधान की वजह से क्या होता है, आपस में ही विवाद की स्थिति बन जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर से कोई आया हुआ है तो डायरेक्ट फिर वो बताता है कि भैया मैं अध्यक्ष की पहचान का हूँ या कोषाध्यक्ष की पहचान का, तो उस विवाद को मतलब आपस में कोई बातचीत की स्थिति ना बने करके हम लोगों ने इस बार बाउंसर रखा हुआ है। जो 4 एंट्री पॉइंट हैं वो 4 एंट्री पॉइंट पर लगा हुआ है, पंडाल के अंदर में लगाया हुआ है और गरबा की तरह। अभी अब एक बार हमने और चालू किया था 9 दिन की पूजा वैदिक रीति से, जब हमारा 25वां साल था, पर उसके बाद कोरोना भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। और ये चीज़ मुझे हर बार बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत में बहुत चुनिंदा, मैं सबको जानता ही बोल नहीं सकता, और हम लोग की वो पंडाल थे जो दुर्गा पूजा हमने कंटिन्यू रखा था उस समय में। तो हमने कम से कम उस समय पूजा कंटिन्यू किया और अब कोरोना का माहौल धीरे धीरे माता रानी की कृपा से हट गया है, तो हमने ये तय किया है कि 32 वर्ष बाद अब ये 9 दिन का ही पूजा रहेगा। आज इस बार पंडित विवेक शर्मा करके हैं और रायपुर और धमतरी साइड बहुत फेमस हैं। उनका कार्यक्रम अभी बिलासपुर संभाग में नहीं हुआ, इसलिए एक बार उनको इस बार यहाँ बुलाया गया है। बहुत अच्छा हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स में बहुत अच्छा उनका जस गीत का कार्यक्रम होता है, तो उनके द्वारा इनकी प्रस्तुति दी जाएगी जो देखनी रहेगा। जो दिलीप षडंगी और जो लोकल जितने हमारे कार्यक्रम होते हैं उनसे अच्छा कार्यक्रम इस बार देखने को मिलेगा। और इसमें जितने भी दुर्गा पंडाल और नवरात्रि और दशहरे के सीज़न को देखते हुए एक सभी को नियमों और शर्तों के तहत इनको परमिशन दिया गया है। उसमें सभी को मीटिंग के माध्यम से भी और उनके जो परमिशन जो दिया गया है उसके माध्यम से सभी संचालकों को
यह उनके शर्तों में बताया गया है कि वो अपने जो भी प्रांगण है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाएं और साथ ही अपने वॉलंटियर बना के रखें और एक शांति व्यवस्था बना के रखें। दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय के जो गाइडलाइन है और उनका पालन करें और एक निर्धारित समय तक जो बताया गया है उस अवधि के पश्चात में किसी भी प्रकार से ध्वनि यंत्र का उपयोग न करें और जितने भी गरबा और डांडिया जहां उत्सव होना है और जो कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम होने हैं वो निर्धारित समय सीमा उसकी निर्धारित की गई है और उनके में ध्वनि यंत्रों के निश्चित डेसिबल है। उन सभी मापदंडों को खरा उतरने के लिए और उनको निर्देशित करने के साथ साथ ही पुलिस के द्वारा सभी पंडालों में और सभी आयोजन स्थल में और आयोजकों से संपर्क करके नियमों का पालन करने कहा जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के एसपी बंगला में मंगलवार की सुबह चौकीदार के द्वारा बंगला के बगीचे में जहरीले नाग को फन फैलाए देखा गया। तब वह काफी भयभीत हो गए और उन्होंने सर्प मित्र अविनाश यादव को कॉल कर वहां बुलवाया। अविनाश यादव ने वहां पहुंचते ही देखा कि सर्प फुंफकार मारते हुए बैठा था, मानो वह लोगों से कह रहा हो कि उसके पास मत आओ, उसे भी इंसानों से डर लगता है। फिर सर्प मित्र अविनाश यादव के द्वारा उस जहरीले नाग को आसानी से अपने काबू में कर लिया गया। यह सांप लगभग 2 से 2.5 फीट का होगा, जो जहरीले प्रजाति में से एक है, जिसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। अविनाश और उनकी टीम RCRS के द्वारा पिछले कई सालों से जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसमें सभी सर्पों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही सभी प्रकार के सरीसृप और जंगली जानवरों के बारे में उनसे बचाव के उपाय बताए जाते हैं और सर्प दंश होने पर झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ने, सीधे अस्पताल की ओर रुख करने की सीख दी जाती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। CSCB चौकी अंतर्गत ढोड़ीपारा स्थित भैंस खटाल निवासी शुभम साहू की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने खुलासा किया है कि अवैध संबंधों की शंका के कारण रिक्की यादव और प्रभाकर ने मिलकर उसकी जान ले ली थी। CSCB चौकी में हुए खुलासे के बाद यह बात सामने आई है कि आरोपी प्रभाकर की पत्नी का मृतक शुभम साहू के साथ अवैध संबंध होने की आशंका थी। इसी बात को लेकर प्रभाकर शुभम साहू से रंजिश रखता था और उसकी मौत की योजना तैयार कर रहा था। घटना दिनांक के दिन उसने अपने साथी रिक्की यादव को शुभम को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई, जिसके तहत मेडिकल स्टोर से घर लौट रहे शुभम को उन्होंने देखा और अपने साथ नहर के पास ले गए। इस दौरान उन्होंने उसके साथ विवाद किया और बोरा सिलने वाले सूजा से उसके छाती पर एक के बाद एक 50 से अधिक वार किया। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो हथौड़े से उसका सिर कुचल दिया, जिससे शुभम मौके पर ही ढेर हो गया। इसके बाद आरोपियों ने शुभम के फोन से उसके जीजा को फोन करके बोला कि हमने शुभम को मौत के घाट उतार दिया है और उसे लेकर चले जाएं। शुभम की कुछ सांस बची होने की आस पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन शुभम की सांसें उखड़ चुकी थी। इसके बाद परिजनों का आक्रोश अपने चरम पर पहुंच गया और उन्होंने शुभम के शव को लेकर SP ऑफिस में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश पर वे वापस लौट गए। इधर मामले का खुलासा करते हुए CSCB पुलिस ने दोनों आरोपियों को सामने लाया और पूरे मामले का राजफाश किया। दिनांक 15/10/2023 को प्रार्थी किशन साहू अपने साथी सूरज भान साहू उर्फ शुभम साहू के साथ उनका तबियत खराब होने पर दवाई लेने के लिए ढोड़ीपारा स्थित गवेल मेडिकल स्टोर के पास में गए थे। उसी दौरान रात्रि करीबन 9 बजे आरोपी प्रदीप यादव उर्फ रिक्की एवं प्रभाकर सहित उर्फ छोटू दोनों अपने मोटरसाइकिल से उनके पास में आए एवं मृतक सूरज भान साहू उर्फ शुभम साहू को 10 मिनट काम है बोलकर डोरीपारा भैंस खटाल नहर की ओर ले गए
करीबन आधा घंटा तक नहीं आने पर प्रार्थी अपने घर चला गया और करीबन रात्रि 12 बजे आरोपी रिक्की यादव के द्वारा फोन करके उनके साथी को बताया कि वह प्रभाकर सहीस के साथ मिलकर मृतक शुभम साहू का हत्या कर दिया है और वह नहर पचड़ी के पास में पड़ा है। तभी ये लोग जाकर के वहां जाकर देखे एवं उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल भर्ती किए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया है। की रिपोर्ट पर चौकी सीएसबी में दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जितेंद्र शुक्ला, एडिशनल एसपी सर अभिषेक वर्मा सर और सीएसपी भूषण एक्का सर को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित करने पर उनके मार्गदर्शन में आरोपी प्रदीप यादव उर्फ रिक्की, प्रभाकर उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है एवं न्याय हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपियों को पूछताछ करने पर यह बता रहा था कि जो आरोपी ये प्रभाकर सहीस है वह कई बार मामलों में जेल गया हुआ था। उस दौरान मृतक के साथ उसके पत्नी का कुछ अफेयर होने या शंका होने की जिससे बात बोल रहा था, तो उसी कारणवश ये दोनों एक राय होकर के योजना बना करके घटना को अंजाम दिए हैं और ये मारने में इसका ये एक हथौड़ी का उपयोग किया गया है, एक सूजा का उपयोग किया गया है और ये दोनों हथियारों को आरोपियों के कब्जे से जब्त किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुराना काशी नगर में मंगलवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब क्षेत्र के तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना क्षेत्र में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों को हुजूम उमड़ पड़ा। मृतक का नाम राम रतन यादव है, जो एक कुशल तैराक है और बाढ़ आपदा में कई बार प्रशासन को अपनी सेवाएं दे चुका है। बताया जा रहा है कि बीती रात वह अपने साथियों के साथ तालाब के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान वह पानी में तैरने के लिए उतरा लेकिन वापस नहीं लौटा। रात के वक्त राम रतन को तलाशने की काफी कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह होते ही दमकल विभाग का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और बोट की सहायता से राम रतन की तलाश शुरू की गई। घंटों मशक्कत के बाद उसकी लाश को बाहर निकाला जा सका। कुशल तैराक होने के बाद भी जिस तरह से राम रतन यादव अपनी जान नहीं बचा सका, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। युवक की मौत को लेकर तालाब में मौजूद जलकुंभी को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसे साफ करने की जहमत प्रशासन ने पिछले लंबे समय से नहीं उठाई है। लोगों का कहना है कि जलकुंभी में फंसने के कारण ही उसकी मौत हुई होगी, नहीं तो बाढ़ जैसे हालात में कई लोगों की जिंदगी बचाने वाला युवक की शांत पानी में डूबने से मौत कैसे हो सकती है। रात के 10 बजे करीब ये बैठे रही से ओकर बाद ना फिर कोई लड़का वो पार से देखी कि मतलब वो कोई आदमी तोड़ते हुए आई से करके, अब ओकर बाद वहाँ रास्ता फिर नहीं दिखी सो ओकर बाद फिर वो अगला आदमी है वो घर में बताएगी से यहाँ ओकर चप्पल और मोबाइल मिली से वाला, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चले कि मोर भाई के कौन है। तो जब घटना निकली तब पता ही चली सर वाला, ऐसे नहीं बोल सकूँ। यहाँ से कूदे है, बता था तालाब में कूदे है वैसे तो सुनवाई में आए हैं लेकिन हम देखे नहीं, हम तभी नहीं बोल सका था ना भी बोला, यानी अभी शंका है बस अभी। ये करीबन 12-15 फीट के नीचे गहराई में था। करीबन हम लोग को एक घंटा करीबन लग हो गया रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। अब इसके बारे में तो ये जांच का विषय है भैया, अभी तो पानी से निकाले हैं हम लोग, और जांच में ही पता चलेगा क्या हुआ है। अभी निकालने से किस प्रकार से फील आ रहा था, बॉडी को देखकर कैसा लगा? बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पानी में डूबने से ही हुआ है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में शारदीय नवरात्र महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता रानी की आराधना व शक्ति उपासना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र महोत्सव के तहत इन दिनों कोरबा सहित क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर माता रानी के दरबार सजे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर शाम ढलने के साथ ही गरबा व डांडिया की खनक भी सुनाई देने लगती है और इस वजह से जिले की समूची आबोहवा श्रद्धा से सराबोर होकर धर्ममयसी बनी हुई है। शहर में कई जगहों पर माता की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और माता के दरबारों को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। इन सभी प्रतिमा स्थलों पर दिन भर दर्शनार्थी महिला पुरुष भक्तों का तांता लगा रहता है।
शाम होते ही विभिन्न डांडिया मैदान में रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर बालिकाएं व युवतियां हाथों में डांडिया लेकर गरबा नृत्य करने के लिए जुट जाती हैं। इसके साथ ही शुरू होने वाला गरबा डांडिया रास का सिलसिला देर रात तक चलता है और युवतियां डीजे पर गूंजते गुजराती भजनों पर हाथों में डांडिया लेकर गरबा रास खेलने का आनंद ले रही हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।